नमस्कार मित्रों, मैं रामजी पाल अपने चैनल जेड से शिखर तक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2020 की जो तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग है उसकी सूचना जारी कर दी गई है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि स्नातक पाठ्यक्रमों की द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग संपन्न होने के बाद शेष सीटों के लिए तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग का आयोजन चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में किया जाएगा। और अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेटें दी गई हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि स्नातक पाठ्यक्रमों की तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क 500 जमा करने की अंतिम तिथि मतलब कि तिथि जो है 10 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 है। काउंसलिंग पत्र आप 14 तारीख को डाउनलोड कर सकेंगे। जैसा कि इसमें दिखा रहा है कि ये प्रोग्राम इसमें प्रोग्राम मतलब यूजी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जिसमें पीसीएम, पीसीबी, पीएचडी और पीएचएस के जितने भी कैंडिडेट हैं सभी भाग ले सकते हैं। ठीक, इसमें सभी अब इसमें कुछ रिपोर्टिंग डेट दी गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 18 नवंबर 2020 को रिपोर्टिंग डेट है किसकी, जितने भी मतलब ईडब्ल्यूएस, पीसी, डीपी, एफएफ, यूई और एससी एसटी जितने भी कैंडिडेट हैं वो 18 तारीख को सीएससी में रिपोर्ट करेंगे। और उनकी काउंसलिंग की डेट जो है वो 19/11/2020 है। उनकी जो काउंसलिंग की डेट 19/11/2020 है वो सुबह 8 बजे 18 तारीख को पहले वह रिपोर्ट करेंगे। 18 तारीख को जाकर पहले वह रिपोर्ट कर देंगे और 19 तारीख को जाकर वह अपनी काउंसलिंग 19 तारीख को वह जाकर अपनी काउंसलिंग का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 19 तारीख को जाकर वह अपनी काउंसलिंग करवा पाएंगे। जितने भी ईडब्ल्यूएस, पीसी और डीपी, एफएफ, यूई, एससी एसटी के जितने भी कैंडिडेट हैं वह सभी 18 तारीख को जाएंगे। और 19 तारीख को जिनकी रैंक 1 से लेकर 1500 रैंक तक है वो 19 तारीख को अपनी रिपोर्टिंग डेट के लिए सीएससी जाएंगे। और उनकी काउंसलिंग डेट है 20 तारीख को, उनकी काउंसलिंग डेट है। और ऐसे ही 20 तारीख को वो लोग जाएंगे जिनकी रैंक 1501 से लेकर 3000 रैंक तक है। ठीक, 20 तारीख को रिपोर्ट करेंगे और अपनी काउंसलिंग डेट उनकी 21 तारीख है। ऐसे ही 21 तारीख को वो लोग रिपोर्टिंग डेट करेंगे जिनकी रैंक 3001 से लेकर 4001 तक है। और उनकी काउंसलिंग डेट 22/11/2020 है। और वैसे ही 22 तारीख को वो लोग रिपोर्टिंग करेंगे जिनकी रैंक 4001 से लेकर 5557 रैंक तक है। ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहली मतलब 19 तारीख वाली काउंसलिंग में 20 तारीख वाली काउंसलिंग में कुल 1500 लोग बैठ रहे हैं। और 21 तारीख वाली काउंसलिंग में भी 1500 लोग बैठ रहे हैं। और 22 तारीख की काउंसलिंग जो है उसमें 1557 लोग बैठेंगे। और 23 डेट वाली काउंसलिंग में 1557 इसमें बैठेंगे। ठीक, अब आके कुछ नोटिस दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है कि आधिकारिक वेबसाइट www पर ठीक तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं, इसमें कौन कौन से दे सकते हैं। नंबर 1, तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था। मतलब इसमें वे विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे जिसने फर्स्ट और सेकेंड ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। ठीक, जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था। और नंबर 2 है, तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने प्रथम और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग किया था परंतु उन्हें सीट आवंटित नहीं हुई थी। जैसे कि मतलब कि बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में और सेकंड काउंसलिंग में दोनों में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई थी। वो विद्यार्थी इसमें मतलब प्रतिभाग कर सकते हैं। और अब है मतलब कि तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिन्होंने द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया कर अपग्रेडेशन हेतु
आवेदन किया था, मतलब जिन जिन लोगों ने आवेदन सेकंड काउंसलिंग में सीट पा चुके थे और उन्होंने सीट के लिए अपग्रेड किया था, अपग्रेडेशन किया का फॉर्म भरा था, वह विद्यार्थी भी मतलब इसके लिए पात्र हैं। ठीक, और आगे है प्रथम और द्वितीय, नंबर चौथा है प्रथम और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परंतु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाए थे। मतलब कि इसमें वो विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको पहली फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में सीट मिली थी, लेकिन किसी कारणवश वह उन्होंने या तो सिक्योरिटी फीस जमा की होगी या तो वह विश्वविद्यालय ना पहुंच पाए होंगे, वे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, और पांचवा है यदि कोई अभ्यर्थी NRI यदि कोई पहले से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त कर चुका है वह पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु NRI सीट के द्वारा तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। मतलब कि जो जिनको NRI सीट चाहिए वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, NRI सीट चाहिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आगे हम पढ़ते हैं, तो मतलब कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो अपात्र हैं, मतलब कि इसमें काउंसलिंग भाग नहीं ले सकते। तो ऐसे अभ्यर्थी तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनमें के डॉक्यूमेंट प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में रिजेक्ट कर दिए गए थे। ठीक, और दूसरा है अंतिम तृतीय ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रथम और द्वितीय ऑफलाइन काउंसलिंग के पश्चात शेष रह गई सीटों पर सभी क्वालिफाइड ऐसे विद्यार्थी भाग नहीं ले सकते जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लिया हो एवं आवंटित विश्वविद्यालय में प्रक्रिया पूर्ण न की हुई हो। प्रथम काउंसलिंग में अपग्रेड, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपको द्वितीय में पहले में सीट मिली और आपने पहली काउंसलिंग में सीट मिली और आपने दूसरी काउंसलिंग में अपग्रेड करवाया, पहली काउंसलिंग में अपग्रेड करवाया और दूसरी काउंसलिंग में सीट आपको मिल गई। यदि आपने उस सीट के लिए सिक्योरिटी फीस या आपने विश्वविद्यालय में रिपोर्ट नहीं की तो इसलिए इसके बाद आप ये काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्या है। और परास्नातक के लिए है, ये परास्नातक के लिए आगे होगा और इसमें कुछ यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। रिपोर्टिंग काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि समय एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने की स्थिति में प्रवेश का कोई दावा नहीं मान्य होगा। मान लीजिए कि यदि आपको जो रिपोर्टिंग और काउंसलिंग की जो भी डेट और जो भी डेट और टाइम है, यदि आप उस पर नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और नंबर 2 है रिपोर्टिंग काउंसलिंग में भाग लेने हेतु 500 रुपये का www.upcater.org की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा की गई धनराशि की रसीद का प्रिंट रिपोर्टिंग और काउंसलिंग के समय जमा करना अनिवार्य होगा। मतलब ऑनलाइन जमा की गई धनराशि की रसीद का प्रिंट जो है रिपोर्टिंग डेट को, मतलब जो आपने 500 रुपये जमा किया है उसके जो प्रिंट निकली है उसकी प्रिंट लेकर आपको मतलब जाना होगा और वहाँ पर जमा करना अनिवार्य होगा। ठीक, और नंबर 3 है रिपोर्टिंग काउंसलिंग के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र मूल रूप से लाना अनिवार्य है। मतलब आपको मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। ठीक, मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा और एक फ़ोटोकॉपी उसकी एक फ़ोटोकॉपी रख लेनी होगी। और बिना मूल प्रमाण पत्र के रिपोर्टिंग काउंसलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक, जैसे कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अब है मतलब कि अब क्या क्या लेकर जाना होगा, पहले तो हो गया ऑनलाइन एप्लीकेशन पत्र का प्रति प्रमाण पत्र मतलब प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होना चाहिए। जो आपको मतलब कि ऑनलाइन एक पत्र डाउनलोड करना था जिस पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर हो वो उसको लेकर जाना होगा। और नंबर 2 प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। और काउंसलिंग लेटर जो कि मतलब 14 तारीख को डाउनलोड होगा उसको लेकर जाना होगा। और फिर एक आधार कार्ड लेकर जाना होगा और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट लेकर जानी होगी। और इंटर की मार्कशीट लेने के यदि आप मास्टर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए आपको उपरोक्त क्रमांक 5 और 6 के साथ स्नातक प्रवेश परीक्षा अंक का PDC लेकर जाना पड़ेगा। और शिक्षण ग्रहण आपको TC लेकर जानी पड़ेगी और चरित्र प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति या
के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र 31 अप्रैल 2020 के बाद का बना होना चाहिए। इसलिए मतलब यही वाला मान्य है। यदि उसके पहले का है तो आप प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, कि यदि आप अनुसूचित, जैसा कि आप 10 नंबर पॉइंट देख रहे हैं, यदि आप अनुसूचित जनजाति, जाति या जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो शासनादेश के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र दिनांक 31/4/2020 के बाद का बना हुआ ही मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र सूचना विवरणिका के 39/40 पर दिए गए प्रारूप के समान होना चाहिए। ठीक, अब है आपको AWS का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा और 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जानी होगी, 3, जैसा कि उसमें वहाँ पर बना है, मतलब जैसे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में चस्पा है। और यदि आपके पास और अंतिम आपको मतलब कि शपथ पत्र नोटरी बनवा कर लेकर जानी होगी। और यदि आप भूतपूर्व सैनिक के पुत्र या पुत्री हैं तो आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। अब आगे लिखा है प्रदेश स्तर के खिलाड़ी होने का आपको प्रमाण पत्र, यदि आप प्रदेश स्तर पर के खिलाड़ी हैं तो आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मतलब कि प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। यदि दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। पेमेंट सीट पर स्वेच्छा से प्रवेश लेने संबंधी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र 10 रुपये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा, मतलब कि नोटरी बनवा कर लेकर जानी होगी यदि आप पेड सीट के इच्छुक हैं तो। ठीक, और अब चौथा नंबर है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर किए गए हस्ताक्षर से मिलने चाहिए। मतलब आप जो वहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे वो आवेदन पत्र पर जो हस्ताक्षर किए गए वैसे ही मिलेंगे होने चाहिए। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पर चस्पा किए गए फ़ोटो का मिलान प्रवेश परीक्षा के समय खींचे गए फ़ोटो से मिलान किया जाएगा। फ़ोटो से न होने की दशा में आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। मतलब कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फ़ोटो लगाई है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो फ़ोटो लगाई है और वही फ़ोटो, और जो आपके पेपर देने जब गए थे आप, तो वहाँ पर जो फ़ोटो एक खींची गई थी दोनों का मिलान किया जाएगा वहाँ पर। यदि आपका दोनों का मिलान सही है तो आपका आगे का प्रोसेस होगा। और आगे यदि आप उस दोनों फ़ोटो का मिलान किया जाता है और आपका फ़ोटो ठीक दोनों मिल नहीं पा रहा है तो इसमें आपका प्रवेश जो प्रोसेस है वो निरस्त किया जा सकता है। ठीक, निरस्त किया जा सकता है। आगे है रिपोर्टिंग काउंसलिंग में बुलाए जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको सीट मिल ही गई है। मतलब कि यदि मतलब रिपोर्टिंग और काउंसलिंग के समय पर यदि आपको बुलाया जा रहा है तो उसका मतलब ये पूरा मूल पहचान नहीं है कि आपको सीट मिल ही गई है। मतलब कि जिस मेरिट स्तर पर समस्त सीट भर जाएंगी वहीं काउंसलिंग समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पर जिस रैंक तक आपकी सीट भर जाएगी वहीं पर मेरिट मतलब कि काउंसलिंग समाप्त कर दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा में मेरिट के अनुसार प्रवेश के स्तर पहुंचने में प्रमाण पत्र की जांच के उपरांत यदि आप प्रवेश के लिए उपयुक्त पाए गए हैं तो प्रवेश के समय निम्नलिखित शुल्क जमा करना होगा। और शेष शुल्क जिस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाए हैं वहाँ पर जमा करना होगा। ठीक, और अब मतलब कि फ़ीस के बारे में देख ले रहे हैं कि क्या क्या कहाँ पर फीस लगेगी। और नंबर का है मतलब प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक प्रवेश शुल्क के रूप में 5,000 रुपये की जो मतलब क्या बैंक ड्राफ्ट था DD बनवाकर आपको बैंक में SBI बैंक की DD आपको CSA के नाम से बनवाकर वहाँ पर जमा करनी होगी। ठीक, मतलब कि CSA में जमा करने का नंबर दूसरा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पेड सीट NRI स्पॉन्सर्ड सीट का प्रवेश लेना चाहते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि परीक्षा 2020 की सूचना विवरणिका के पृष्ठ 35 पर उल्लिखित विवरण के अनुसार पेमेंट इत्यादि धनराशि बैंक ड्राफ्ट के मतलब कि जिसको पेड सीट या NRI सीट चाहिए वो मतलब कि CSA के नाम से एक DD बनवा लेगा और वही जमा करेगा। ठीक, और नीचे दिया गया है कि
यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त वांछित प्रमाण पत्र में से कोई भी प्रमाण पत्र रिपोर्टिंग या काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करता तो अथवा वांछित शुल्क नहीं जमा करता तो उसे मेरिट में रहते हुए भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा और नीचे किए गए मेरिट वाले अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान कर दिया जाएगा। और नीचे के मेरिट वाले अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान कर दिया जाएगा मतलब कि यदि आपको सीट अलाट हो चुकी है और आपके पास या कोई मतलब मूल दस्तावेज नहीं है और यदि आपके पास 5,000 रुपया जो फीस वहाँ पर मांगी जाती है वो न होने के उपरांत आपकी सीट निरस्त कर दी जाएगी और आपके नीचे वाले विद्यार्थियों को आपकी सीट दे दी जाएगी। ठीक है। कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सभी विद्यार्थियों को मास्क लगाना, सैनिटाइजर लगाकर मतलब मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी बनाना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 3 है स्नातक और परा स्नातक ऑफलाइन काउंसलिंग से संबंधित तिथियों का विवरण आधिकारिक वेबसाइट www.upcadet.org पर अभ्यर्थी हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी कृपया वेबसाइट का अवलोकन वेबसाइट का अवलोकन निरंतर करते रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जैसे ही आपको यूपी कैडेट कोई सूचना हमें मिलती है वैसे ही आपको तुरंत अवगत कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।